अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि दो अफराद काफ़ी देर से मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इनमें से एक मर्द और दूसरी औरत थी। इनके हवाले से मेरे जहन में पहला ख्याल यही उभरा कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं। मर्द की उम्र लगभग 50 नज़र आती थी और वह वज़े-क़ते और लिबास और रख रखाव से आसूदा हाल लगता था। औरत की उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 और 35 के दरमियान कायम किया। वो तीखे नकुश की मालिक एक खूबसूरत और दिलकश औरत थी। ताहम इस वक्त वो किसी गहरी परेशानी में मुब्तला दिखाई देती थी। मर्द भी खासा संजीदा और फिक्रमंद था। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर बारी बारी दोनों के चेहरों का जायज़ा लेने के बाद पूछा, जी फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम नवाब अली है, मर्द ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, और ये फरीदा बीबी है। उसने अपने साथी औरत की जानिब इशारा करते हुए मज़ीद बताया, फरीदा की जवान बेटी को अगवा कर लिया गया है। हम इसी सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास आए हैं। नवाब अली की बात सुनकर मैं चौंक उठा और पूछा, और समझ गया कि न फरीदा की बेटी इसकी बेटी है और न फरीदा इसकी बीवी। जी, मैंने नवाब अली की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया, सवालिया अंदाज में देखने लगा। वो मजीद बोला, लड़की का नाम आबदा है, लेकिन आमतौर पर इसे आबो कहा जाता है। उम्र यही कोई 23-24 साल रही होगी। आबदा उर्फ आबो को कब और कहाँ से अगवा किया गया है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। वो आज सुबह से गायब है जनाब, फरीदा ने पहली मर्तबा लबकुशाई की। गायब? क्या मतलब? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन्हें देखा और पूछा, आप तो आप तक के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। एक ही बात है जी, फरीदा उलझनज़दा अंदाज में बोली। एक बात नहीं है बीबी, मैंने जोर देकर कहा। अगवा अलग मामला है और गायब हो जाना दूसरी बात। थानेदार साहब, नवाब अली ने मुझसे मुखातिब होते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, फरीदा दरअसल जहनी तौर पर बहुत परेशान है। इसके कहने का मतलब है कि आबदा को आज सुबह अगवा किया गया है। जी हाँ, वो जल्दी से तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं आपको यही बताना चाह रही थी। मुझे यूँ महसूस हुआ है दाल में कुछ काला है। दोनों की बात, बयान और चेहरों के तासुरात में वो रब्त ज़ब्त नहीं नज़र आता था जो इस परेशान कुन सूरत हाल का खासा और तकाजा होना चाहिए। गड़बड़ का एहसास होते ही मैंने अपनी तसल्ली के लिए कुरैत का अमल शुरू कर दिया। नवाब साहब, मैंने मर्द की आंखों में देखते हुए सवाल किया, आपका फरीदा से क्या ताल्लुक है? इंसानियत का ताल्लुक है जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। मैंने फलसफा बयान करने को नहीं कहा नवाब साहब, मैंने कदरे सख्त अंदाज में कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस हैसियत से फरीदा के साथ आए हैं। आपका इन लोगों से क्या रिश्ता है? सच पूछे तो मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी वगैरह तो है नहीं, वो आम से लहजे में बोला। आप मेरी आमद को इंसानी हमदर्दी कह सकते हैं। दरअसल फरीदा के घर में कोई मर्द नहीं है। इसका शौहर किसी ज़माने में हमारी दुकान पर काम करता था, फिर महल्लेदारी भी है, लिहाजा मैं एक नेक काम समझते हुए फरीदा के साथ आ गया हूँ। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात उसने जिस तफसील से बयान की थी, इससे पता चलता था कि अगर इसे किसी बड़ी बात को बयान करने का मौका दिया जाता तो फिर आज का दिन तो पार था। ये तफसील जानकर मैंने पहले नवाब अली को निपटाना ज़रूरी समझा और पूछा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? आड़त की जनाब, उसने जवाब दिया। इधर सब्जी मंडी में फल और सब्जी का मेरा खासा वसी कारोबार है, खान फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट के नाम से। किसी ज़माने में फरीदा का शौहर याकूब हमारे पास पल्लेदारी का काम करता था। फ्रूट और सब्जी के टोके और आलू प्याज की बोरियां वगैरह उठाना उसके फ़राइज़ में शामिल था का मतलब ये हुआ कि याकूब अब इस दुनिया में बाकी नहीं। मैंने सवालिया नज़रों से बारी बारी इन दोनों को देखा। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, फरीदा जल्दी से बोली, याकूब जिंदा है और घर में मौजूद है। फिर मैंने नवाब अली की तरफ देखा। आपने थोड़ी देर पहले तो बताया है कि फरीदा के घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए आप उसके साथ आए हैं। क्या आप याकूब को मर्द नहीं समझते? वो बात दर हकीकत यह है जनाब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। फरीदा का घरवाला पिछले 3 साल से माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है।
3 साल पहले इस पर फालिज का अटैक हुआ था। उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान होकर रह गया है और नज़र पर भी बुरा असर पड़ा है। समझें कि वो बस चारपाई से लग गया है। फरीदा बेचारी पिछले 3 साल से उसकी खिदमत कर रही है। नवाब की वजाहत से कदरे मुतमईन होने के बाद मैंने रूए सुखन फरीदा की जानिब मोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हारी बेटी आबदा को आज सुबह अगवा कर लिया गया है? जी हाँ, उसने फौरन ताइदी अंदाज में गर्दन हिला दी। वो मौसम सरमा के दिन थे और इस वक्त सुबह के 9 साढ़े 9 बजे थे। फरीदा का बयान था कि आबदा को आज ही सुबह अगवा किया गया था, लिहाजा ये वाकया अभी ताज़ा ही था। मैंने तस्दीक की खातिर फिर भी पूछना ज़रूरी जाना, सुबह कितने बजे ये वाकया पेश आया है? जवाब देने से पहले फरीदा ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में नवाब अली की तरफ देखा, फिर होंठ सुकेड़ते हुए बोली, कोई 7:30 बजे जनाब। मैंने सवाल किया, आबदा को कहाँ से अगवा किया गया है? महल्ले के मेन बाजार में से। ओह! मैंने चौंके हुए अंदाज में फरीदा की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब है कि इस वाक़ये के कई लोग गवाह होंगे, यानी कि यानी शाहिद। ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो गड़बड़ा गई। क्या पता नहीं? मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, तुम्हारी बेटी महल्ले के बाजार से अगवा की गई है तो इस वाक़ये को 4-6 लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा ही होगा ना? वो रुहासी आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, मैंने तो आबदा को सुबह सुबह दूध लेने के लिए मेन बाजार की दुकान पर भेजा था। इसे 10 मिनट में वापस आ जाना चाहिए था। जब वो वापस नहीं आई तो मुझे तशवीश हुई। मैं घर से निकली और अल्लादित्ता दूध फरोश की दुकान पर पहुंच गई। अल्लादित्ता से मैंने आबो के बारे में पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैं और परेशान हो गई। महल्ले के जिस घर में उसके जाने के इम्कानात थे मैंने वहां जाकर देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज़ रुंध गई। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद उसने बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब हर तरफ से नाकामी देखने को मिली तो मैं सीधी नवाब साहब के पास पहुंच गई। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और यही मशवरा दिया कि इस वाक़ये की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। फिर हम आपके पास आ गए। बहुत अच्छा किया जो आप लोग मेरे पास आ गए, मैंने बड़ी रसान से कहा, लेकिन यह मामला मुझे खासा उलझा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों जी? फरीदा ने कुछ न समझने वाले अंदाज में मुझे देखा। क्या उलझन है इस मामले में? सबसे बड़ी उलझन तो यह है कि फरीदा बीबी कि तुम इस बात पर इसरार कर रही हो कि तुम्हारी बेटी आबदा को अगवा कर लिया गया है। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, ना तो तुमने अगवा कुनिंदगान को देखा है और न ही ऐसा कोई और ऐनी शाहिद मौजूद है। फिर मैं कैसे मान लूँ कि आबदा को वाकई अगवा किया गया है? तुम्हारे पास इस दावे का कोई ठोस सबूत भी है या यूं ही हवा में लट घुमा रही हो? जी, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। बीबी, ये थाना है और इसके बाद कचहरी का नंबर आता है। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर समझाने वाले अंदाज में कहा, इन दोनों जगहों पर कानून की किताबों के मुताबिक मामलात निपटाए जाते हैं और कानून हर बात के लिए वाज़ेह दलील और ठोस सबूत मांगता है। आबदा वाले मामले ने तो फरीदा की मत मार दी है जनाब, नवाब अली ने सूरत हाल को संभालते हुए कहा। फिर बराह रास्त वो अपनी साथी की तरफ देखते हुए बोला, फरीदा, थानेदार साहब को नवाज के बारे में बताओ ना। नवाज? ये कौन है? मैंने चौंक कर नवाब अली की तरफ देखा। जवाब फरीदा ने दिया, थानेदार जी, इसी लफंगे नवाजा ने तो मेरी बेटी को अगवा किया है। मैं नवाजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, लेकिन परेशानी में दिमाग ने गड़बड़ कर दी और अब मेरे दिमाग में गड़बड़ शुरू हो गई है। मैंने जुमाइनी नज़रों से एक के बाद दीगरे इन दोनों को देखा। फिर नवाब अली से पूछा, नवाब साहब, ये क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं जनाब, वो बात बनाते हुए बोला। फरीदा बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, इसलिए इसकी बातों में रब्त नहीं। आप तो बौखलाए हुए नहीं है ना? मैंने बड़ी गहरी नज़र से उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। जो भी हकीकत है वो आप ही बयान कर दें। किस्तों में लुक्मे दे देकर आप मामलात को उलझा रहे हैं। मेरे आखिरी जुमले में तंज भी शामिल हो गया था। जनाब, मैं तो यही चाह रहा था कि फरीदा खुद अपनी ज़बान से सब कुछ बताए, वो संजीदा लहजे में बोला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और मैं देख रहा हूँ कि इसकी घबराहट का सबब आप हैं। जी? क्या मतलब? वो बिदकने वाले अंदाज में बोला, मतलब ये कि मैंने जो महसूस किया था वो बेधड़क कह दिया। हर सवाल का जवाब देने से पहले ये इमदाद तलब नज़र से आपको देखती है, जैसे बोलने के लिए आपसे इजाज़त तलब कर रही हो।
यूँ लगता है ये अपनी मर्जी से यहाँ ना आई हो, बल्कि आप इसे ज़बरदस्ती पकड़कर थाने ले आए हों। ऐसी बात नहीं है मलिक साहब, वो गड़बड़ा गया। बात कैसी भी है? मैंने रुखाई से कहा। आप थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में जाकर बैठें। मैं तन्हाई में फरीदा का बयान लेना चाहता हूँ। अगर इस दौरान में आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बिला तकल्लुफ़ आपको अंदर बुला लूँगा। मेरा अंदाज इतना दो टोक और वाज़े था कि वो अपने वहाँ रुकने के लिए कोई तोजी पेश ना कर सका। उसने मेरे चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं इस सिलसिले में इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। वो उठा और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो फरीदा बीबी, मैंने नवाब अली के जाने के बाद आबदा की माँ से मुखातिब होते हुए पूछा, तुम्हारे बयान के मुताबिक आबदा आज सुबह दूध लेने के लिए दुकान पर गई और फिर वापस नहीं आई। जहाँ तक मुमकिन था तुमने उसे ढूंढ लिया, लेकिन किसी को इसकी कोई खबर नहीं। और अब तुम्हारा दावा है कि नवाज ने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि नवाज है कौन? वो कमीना हमारा पड़ोसी है थानेदार जी। इस इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया और मैंने पूछा, फरीदा, तुम्हारा शक अपने पड़ोसी नवाज की तरफ ही क्यों जा रहा है? इसके लिए तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? जनाब, वो जुज़बुज़ होती हुई बोली, वो शैतान मेरी मासूम बच्ची पर बुरी नज़र डालता था। बुरी नज़र? क्या मतलब? वो हर उस मौके पर आबदा को हरीसाना निगाह से देखता था जब भी वो इसे नजर आ जाती। वो नफरत आमेज लहजे में बोली, मैं इसकी इन घटिया हरकतों से सख्त परेशान थी। बिल्ली धीरे धीरे थैले से बाहर आने लगी थी। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, वो आबदा को सिर्फ बुरी नज़र से देखता ही था या जबान से भी कुछ कहता था? वो बदबख्त कहता था कि इसे आबदा से मोहब्बत हो गई है। वो नागवारी से बोली, खामखा मेरी बच्ची को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ था। तुमने इसकी हरकतों के जवाब में क्या कार्रवाई की? मैंने पहले तो इस मरदूद को प्यार से समझाने की कोशिश की कि वो मेरी आबों का पीछा छोड़ दे। वो एक आ भरते हुए बोली। जब लाड प्यार की जबान इसकी समझ में नहीं आई तो मैंने डांट टपट से भी काम लिया, लेकिन मजाल है कि इस ढीठ पर जरा भी असर हुआ हो। तंग आकर मैंने इसकी माँ को इसके करतूतों के बारे में बता दिया। फिर तो घर वालों ने इसकी खूब खिंचाई की होगी। मैंने कहा, कोई नहीं। वो हाथ नचाते हुए बोली, इसके घर में है कौन जो उसको लताड़ेगा? आजा के सिर्फ एक माँ ही है, और माँ की नज़र में तो नवाजा जैसा शरीफ और भला मानस लड़का रुए ज़मीन पर कोई मौजूद ही नहीं। आपको पता है इस मनूस ने मेरी शिकायत के जवाब में क्या कहा था? मुझे नहीं पता था, लिहाजा मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ जी, वो बड़े जोश से बोली। इन लम्हात में लगता ही नहीं था कि इसकी नौजवान बेटी अगवा हो चुकी है, और इसके इस अंदाज से मैं खटक गया था। मैंने इसे घिसने की गर्ज से संजीदा लहजे में कहा, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इस बेगैरत औरत ने मुझसे कहा था कि अगर नवाजा मेरी आबों को पसंद करता है तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी बेटी ठिकाने लग रही है। देखा आपने इस कमज़र्फ ने कितनी हल्की बात की थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने अपना मकसद हासिल करने के लिए फरीदा की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, इसे इस अंदाज में बात नहीं करना चाहिए थी। लड़की वाले बड़ी नाजुक पोजीशन में होते हैं। इस बददिमाग के अपने सामने कोई बेटी होती तो इसे इन नज़ाकतों का एहसास होता ना। वो चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजाते हुए बोली, मैं बेटी की माँ हूँ ना, मुझे लाख अंदाज में सोचना पड़ता है। आप समझदार हैं, आपको मैं क्या बताऊँ जी। इस मामले में तो मैं तुम्हारी ही हिमायत करूंगा फरीदा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुमने नवाज की माँ से जो भी कहा ठीक ही कहा, लेकिन मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके सवालिया नज़र से फरीदा को देखा और कहा, क्या नवाज के अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है जो तुमने उसके बारे में गौर करना भी ज़रूरी नहीं समझा? कोई एक खराबी हो तो बताऊं जी, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। मैंने कहा कि जितनी भी हैं सब बता दो। वो शक्ल सूरत का बस एवं ही सा है, और ऊपर से काला मुस्टंडा। वो नागवारी से बोली, मेरी आबो हजारों लाखों में एक है, गोरी चिट्टी और हसीनो जमील। 14वीं का चांद भी उसके सामने शर्माता है। मैं अपनी मक्खन जैसी बेटी इस काले कब्बे के पल्ले तो नहीं बांध सकती ना। और सबसे बड़ी बात ये कि वो थोड़ी देर के लिए थमी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, वो नामुराद मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं इसे सख्त नापसंद करती हूँ। और तुम्हारी बेटी आबो, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। जी, क्या मतलब है आपका? वो चौंक कर बोली। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मतलब ये कि क्या आबो भी उसे उतना ही नापसंद करती है? जी,
जी हाँ बिल्कुल, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। आबो तो उससे बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन ये शैतान हाथ धोकर मेरी फूल जैसी बच्ची के पीछे पड़ गया था और उसे अगवा करके ही रखा। थानेदार जी, आप इस काफिर को जल्दी से तलाश करके मेरी बेटी को बाजियाब कराएं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। इस नेकी का अजर आपको अल्लाह देगा। इसकी तान घूम फिर कर इसी बात पर टूटती थी कि नवाज उर्फ नवाजा ने उसकी बेटी आबदा को अगवा कर लिया था। ये इसका बुग़्ज़ और नफरत थी जो वह अपने दिल में नवाज के लिए रखती थी, वरना अब तक की गुफ्तगू से मैंने यही अंदाज़ा कायम किया था कि नवाज आबदा को पसंद करता था और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था। मुमकिन है आबदा की भी यही तमन्ना हो, या ये भी हो सकता है कि वह नवाज से शादी का इरादा ना रखती हो, लेकिन ये बात तय थी कि फरीदा नवाज से शदीद तरीन नफरत करती थी और किसी भी कीमत पर वो आबदा की शादी नवाज से करने को तैयार नहीं थी। इसी तनाजुर में मैंने इससे एक अहम सवाल किया, फरीदा बीबी, नवाज तुम्हारी बेटी पर बुरी नज़र डालता था, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था और उससे शादी की बातें करता था। क्या सिर्फ यही वजह की बिना पर तुम कह रही हो कि उसने आबदा को अगवा कर लिया है, या इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? ये बातें तो अपनी जगह एक हकीकत रखती ही हैं, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, लेकिन मैं जिस वजह से ज़्यादा शक कर रही हूँ वो नवाज की खतरनाक धमकी है जनाब। खतरनाक धमकी? मैंने चौंक कर सवालिया नज़र से उसे देखा। जी, खतरनाक धमकी, वो राजदाराना अंदाज में बोली। थानेदार जी, मैंने नवाज की माँ से नवाजा की हरकतों की शिकायत की थी ना, इससे वो बहुत नाचा था, जैसे उसके तन बदन में मिर्चें लग गई हों। वो कल इतवार को मुझसे मिला और अपनी खौफनाक सुर्ख आंखें निकाल कर बोला, मेरी माँ से शिकायत करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसका नतीजा भी खुद ही भुगतना पड़ेगा। मैं तो आबो की जान छोड़ने वाला नहीं। घी सीधी उंगली से तो नहीं निकल रहा, मुझे मजबूरन उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। यहाँ तक बयान करने के बाद वो रुकी, फिर फरियादी लहजे में इजाफा करते हुए बोली, अब आप ही बताएं थानेदार जी, मैं नवाजा पर शक न करूं तो और किस पर करूं? कल दिन में उसने मुझे खतरनाक नताइज की धमकी दी और आज सुबह ही आबो गायब हो गई। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब तो यही है ना कि उस बदबख्त ने मेरी आबो को अगवा किया है। मैं भी गहरी सोच में डूब गया। फरीदा के मौक़िफ़ में अब जाकर थोड़ा वज़न पैदा हुआ था। वो मुल्तजियाना और इमदाद तलब नज़र से मुझे देख रही थी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुमने नवाज के घर से भी आबदा का पता किया? जहाँ मैंने पूरे महल्ले में आबो को ढूंढा है, वहीं नवाजा के घर को भी चेक किया है। वो दुखी लहजे में बोली, वो वहाँ भी नहीं मिली जनाब। चारों तरफ से मायूस होने के बाद मैं आपके पास आई हूँ जी। नवाज तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी के बारे में क्या कहता है? वो घर में होगा तो कुछ कहेगा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी आज सुबह से गायब है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और तशवीश भरे लहजे में पूछा, इसकी माँ क्या बताती है? आसिया का कहना है कि वो आज सुबह गुजरानवाला गया है, फरीदा ने बताया। 10 साल पहले नवाज के बाप रफ़ीक और फ़ीका का इंतकाल हो गया था। गुजरानवाला वो क्या करने गया है? मैंने फरीदा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। आसिया ने इस बारे में भी तो कुछ बताया होगा ना? एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि इन दिनों में ज़िला गुजरानवाला की एक मारूफ तहसील हाफिजाबाद के एक थाने में तैनात था। हाफिजाबाद गुजरानवाला से ज़्यादा दूर नहीं, बामुश्किल आधे पौन घंटे का रास्ता होगा। ये बड़ा ज़रख़ेज़ और ज़रई इलाका है। फरीदा, आसिया और नवाब अली हाफिजाबाद की मंजूर कॉलोनी में रहते थे। ये महल्ला मेरे थाने की हुदूद में आता था। ये सारा इलाका नीम देहाती या नीम शहरी समझ लें। फरीदा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, नवाजा गुजरानवाला की किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो एक बोझल सांस खारिज करने के बाद इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली, एक हफ्ता छोड़कर यानी 15 दिन के बाद वो एक दिन की छुट्टी लेकर घर आता है, यानी हफ्ते की रात को वो यहाँ पहुँचता है और सोमवार की सुबह वापस गुजरानवाला चला जाता है। इसी तरह अमूमन वो एक महीने में हाफिजाबाद के 2 चक्कर लगाता है। और बाकी के दिन? मैंने सवालिया अंदाज में फरीदा को देखा। बाकी के दिन? वो थूक निकलते हुए बोली, वो इधर ही किसी किराए के क्वार्टर में गुजारता है। इस रोज़ भी सोमवार था और जनवरी की 15 तारीख।
इसका मतलब था कि नवाज हफ्ते की रात को यानी 13 जनवरी को मंजूर कॉलोनी पहुंचा था। उसने 14 जनवरी इतवार का दिन अपने घर में गुजारा और आज सुबह 15 जनवरी को वापस चला गया। इस हिसाब की रूह से वो इससे पहले दिसंबर के आखिरी दिनों में छुट्टी पर आया होगा और आइंदा इसकी आमद 27 जनवरी को मुतवक्के थी, मगर मैं हाथ पर हाथ रख के उसकी आमद का इंतजार में बैठा नहीं रह सकता था। लिहाजा मैंने तसल्ली भरे लहजे में फरीदा से कहा, बीबी तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं आज ही नवाज की माँ से बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को बाजियाब करा लूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। मैंने अपनी मालूमात की कद से पूछ लिया, यहाँ मंजूर कॉलोनी में तो तुमने आबो को हर जगह तलाश कर लिया है, क्या इसके अलावा भी वो कहीं जा सकती है? मेरा मतलब है कि मंजूर कॉलोनी से बाहर किसी अजीज रिश्तेदार के घर। नहीं जी, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कतईयत से बोली। हमारा कोई रिश्तेदार ना तो मंजूर कॉलोनी के अंदर है और ना ही बाहर किसी और इलाके में। ये जो नवाब साहब तुम्हारे साथ आए हैं, मैंने अपने कमरे से बाहर देखते हुए कहा, मुझे ये खासे हमदर्द और खुदा तरस लगते हैं, वरना आजकल कौन किसी की खातिर तकलीफ उठाता है। एक लम्हा मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने के बाद उसने जवाब दिया, नवाब साहब वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। कूबा तो 3 साल पहले तक इनका मुलाजिम रहा है, उसकी माजूरी के बाद ये आज तक हमारा ख्याल रखे हुए हैं। हर मुश्किल परेशानी में इन्होंने हमारा साथ दिया, वरना मेरा कमाने वाला कौन है? नवाब साहब ने हमारा महीना बांधा हुआ है, ज़रूरत का सारा राशन घर पहुंच जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत होती है तो यही पूरी करते हैं। देख लें कि इस मुसीबत की घड़ी में भी ये मेरे साथ खड़े हैं। दुनिया नवाब साहब जैसे नेक दिल लोगों के दम ही से चल रही है जनाब। तुम ठीक कहती हो फरीदा, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। उसने पूछा, थानेदार जी अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम मुतमईन होकर अपने घर जाओ, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गई। अगले ही लम्हे नवाब अली मेरे पास आ गया। उसने मेरी जानिब देखते हुए ममनूनियत भरे अंदाज में कहा, मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप तक के मामले को बड़ी संजीदगी से लिया और फरीदा से वादा किया है कि आप नवाजा की तलाश में गुजरानवाला भी जाएंगे। ये तो मेरा फ़र्ज़ है जनाब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। थाना आखिर होता किस लिए है? अगर पुलिस अपने इलाके के लोगों के मसाइल हल नहीं करेगी तो फिर इस महकमे के वजूद का कोई जवाब समझ में नहीं आता। आपकी सोच आम पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ है मलिक साहब। मैं तो कहता हूँ कि हर पुलिस वाले की यही सोच होनी चाहिए। काश काश ऐसा हो जाए, वो बड़े तमन्नाई अंदाज में बोला और फिर कहा, बहरहाल अगर गुजरानवाला में आपको किसी किस्म की मदद के ताउन की ज़रूरत पेश आए तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपको वहाँ के 1-2 लोगों के एड्रेस दे देता हूँ। आप मेरा नाम लेंगे तो वो अपना काम छोड़ छाड़ कर आपके साथ लग जाएंगे और आपके हर काम की और हर हुक्म की तामील करेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि मेरी खातिर कोई अपना काम काज छोड़ दे और ना ही मुझे अपना हुक्म बिलावजा तामील करवाने का कभी शौक़ रहा है। ताहम नवाब अली का दिल रखने के लिए मैंने उसकी बात सुन ली। उसने मुझे गुजरानवाला के 2 अफराद के नाम और एड्रेस नोट करवा दिए। वो दोनों उसी के हम पेशा थे। इनमें से एक का नाम मेहर सलीम था, जो पुरानी सब्जी मंडी का एक मारूफ आड़ती था, और जबकि दूसरे यानी चौधरी इकबाल का ताल्लुक नई सब्जी मंडी से था। मज़कूरा सब्जी मंडी थाना सदर गुजरानवाला के पिछवाड़े थोड़े फासले पर वाक़ थी, यानी कि शेखुपुरा रोड पर। थोड़ी देर के बाद वो दोनों रुखसत हो गए। मंजूर कॉलोनी का मेन बाजार फरीदा के घर से एक गली के फासले पर था और ये दोनों गलियां एक दूसरे पर अमूद बनाती या गिराती थीं, क्योंकि एक मकाम पर इनके बाहम कता करने से एक चौराहा वजूद पाता था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक फरीदा के घर से मेन बाजार में वाक़ दूध की दुकान तक पहुंचने के लिए बामुश्किल 1 मिनट का वक्त दरकार था। लिहाजा आबो को ज़्यादा से ज़्यादा इस दुकान से दूध लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर वापस घर आ जाना चाहिए था, और वो नहीं आई थी। मैंने आपदा के अगवा को जहन में रखते हुए सबसे पहले तो अल्लाह देता शीर फरोश से पूछगछ की। मैं कांस्टेबल हमीदुल्लाह के साथ जाए वकुआ पर पहुंचा था। इस वक्त दोपहर हो रही थी, ताहम अब भी फिजा में अच्छी खासी खुनकी मौजूद थी।
लतिता की उम्र 60 साल के करीब रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। सर और मूछ दाढ़ी सब सफ़ेद हो चुका था और इस सफ़ेदी को छुपाने के लिए वो बाकायदा खिजाब का इस्तेमाल करता था। मैंने इसके बालों को एक नज़र देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो खुद को जवान दिखाने के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर रहा था। उसने मेरे सवाल के जवाब में हैरत भरे अंदाज में कहा, थानेदार साहब, सुबह आबो की माँ भी मुझसे ऐसी ही बातें पूछ कर गई है, लेकिन यकीन करें मैं आबो के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ पता नहीं। वो जहाँ भी गायब है इसे मैं खुद ढूंढ निकालूंगा लतिता, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आबो ने आज सुबह तुम्हारी दुकान से दूध लिया था या नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है सरकार, वो ठोस लहजे में बोला। आज तो मैंने आबो को कभी देखा ही नहीं। वो सुबह मेरे पास दूध लेने नहीं आई थी। वो तुम्हारे पास दूध लेने नहीं आई और तुमने उसे देखा भी नहीं, मैंने खुद कलामी वाले अंदाज में कहा। फिर वो कहाँ गुम हो गई? फरीदा के मुताबिक तो वो दूध लेने घर से निकली थी एल्युमिनियम की छोटी बाल्टी के साथ। फिर ना तो वो घर पहुंची और ना ही एल्युमिनियम की बाल्टी का कोई सुराग मिला है। जनाब, वो बड़ी राजदारी से बोला, फरीदा ने आपको राज वाली बात नहीं बताई? राज वाली बात? मेरे कान खड़े हो गए। कौन सी बात है लतिता? मैंने चौंके हुए अंदाज में पूछा। यहाँ तो हर तरफ वो कहती फिर रही है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, कि आसिया को लड़के नवाजे ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। हाँ लतिता, ये बात उसने मुझसे भी कही है, लेकिन मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आया। मैंने उसके दिल का हाल जानने की गर्ज से कहा, फिर गली की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, अब तुम खुद ही देख लो, यहाँ ऐसे कोई आसान नज़र आ रहे हैं जिससे अंदाज़ा होता हो कि सुबह सुबह एक लड़के ने एक लड़की को अगवा किया है। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसे वैसे आसार तो नहीं हैं। और फिर लड़की और लड़के के घर तुम्हारी दुकान से दूरी कितने हैं? मैंने मजीद उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर ये अगवा की कोई वारदात होती तो तुम्हारी नज़र से कैसे छुप सकती थी? वो चुपचाप तो अगवा नहीं हो गई होगी ना, उसने कुछ तो मज़ाहमत की होगी, थोड़ी बहुत चीखी चिल्लाई भी होगी। इस सूरत में भी आबू की आवाज़ तुम्हारे कानों तक ज़रूर पहुंचती है ना? इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया सरकार, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। इसका मतलब है कि फरीदा अगवा वाली बात झूठ कह रही है, इसकी बेटी खुद ही कहीं चली गई होगी। कहाँ चली गई होगी? मैंने कदरे सख्त लहजे में सवाल किया। मम, मेरा मतलब है, वो गड़बड़ाते हुए लहजे में बोला, वो खुद ही नवाजे के साथ कहीं चली गई होगी। इन लम्हात में लतिता का जहन बिल्कुल मेरे जहन से मैच कर रहा था। मैंने फरीदा की ज़बान से अगवा की कहानी सुनकर तफ्तीश का आगाज़ तो कर दिया था, लेकिन मेरा दिल इस हवाले से मुतमईन नहीं था। मुझे भी यही शक था कि अगर आबो नवाजा के साथ गई है तो फिर वो राजी खुशी अपनी मंशा से गई है। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए लतिता से मज़ीद इस्तफसार किया, तो तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों के बीच पहले से कोई चक्कर चल रहा था? जनाब, वो मुतामिलाना अंदाज में बोला, कहते हैं कि किसी की बहू बेटी के बारे में इस किस्म की बातें नहीं करना चाहिए। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद थोड़ी हिम्मत करते हुए बोला, मुझे ये तो पता नहीं जी कि इनके दरमियान कोई चक्कर वगैरह चल रहा था या नहीं, अलबत्ता मैंने सुना है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। नवाजा की पसंदीदगी का तो मुझे भी पता चला है, मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी मेरे इल्म में लाई गई है कि नवाजा का मामला यकतरफा था। वो इससे सख्त नफरत करती थी। ये बात आपको किसने बताई है? वो नफ़ी में गर्दन झटक कर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। फरीदा ने, मैंने जवाब दिया, वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, लतिता ने गहरी संजीदगी से कहा। मेरी हैरत उलझन में बदल गई। मैंने पूछा कि किससे बचाने की कोशिश कर रही है? बदनामी से, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसीलिए सारा मलबा वो नवाजा पर डाल रही है। ज़रा वजाहत करो लतिता, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। देखें जी, वो मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखते हुए राजदाराना लहजे में बोला, मैं समझता हूँ कि नवाजा और आबो में प्यार मोहब्बत का खेल चल रहा था, लेकिन फरीदा नवाजा के सख्त खिलाफ बल्कि उसकी दुश्मन है। जब आबो ने देखा होगा कि ये मामला कभी सीधा नहीं हो सकता तो वो नवाजा के साथ भाग गई। थोड़ी देर को रुककर उसने गहरी सांस ली, फिर इसी पुरस्रार धीमे लहजे में इजाफा करते हुए बोला, अब फरीदा बदनामी के खौफ से अगवा का शोर मचाकर बेचारे नवाजा को मुजरिम ठहरा रही है।
मैं तो कहता हूँ कि ये काम लड़का लड़की दोनों की मिली भगत से हुआ है। ये तुम्हारा अंदाज़ा है या इस सिलसिले में तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी है? मैंने अल्लादिता की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जनाब, आप इसे मेरा अंदाज़ा समझ लें। वो फौरन पसपाई इख्तियार करते हुए बोला। आप मेरे हवाले से इस बात का कहीं जिक्र न करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो अल्लादिता, मैंने उसके तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र कहा। इस मामले में तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उठकर खड़ा हो गया। वो भी मेरी तकलीद में खड़े होते हुए जल्दी से बोला, थानेदार साहब, आप थोड़ी देर और बैठ जाएं, मैं आपकी कुछ खातिर तवाज़ी तो कर दूं। अल्लादिता, तुम भी अजीब आदमी हो। मैंने हैरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। लोग तो आते वक्त खातिरदारी के बारे में पूछते हैं और तुम रुखसत के वक्त मुझसे ऐसी फरमाइश कर रहे हो। वो जनाब, आपको तो देखकर मेरी मति मारी गई थी, वो बौखलाहट आमेज लहजे में बोला। क्यों, मेरा चेहरा इतना ही खौफनाक है क्या? मैंने पूछा। ये बात नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। दरअसल ये पुलिस की वर्दी जो है ना, इसमें बड़ी दहशत पैदा होती है। सुबह से यहाँ आबो के अगवा की कहानी गर्दिश कर रही है और फरीदा का दावा है कि उसने आबो को दूध लेने के लिए मेरी दुकान पर भेजा था। जब मैंने आपको अपनी दुकान की तरफ आते देखा तो घबरा गया कि आप कहीं आबो के चक्कर में मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ न ले जाएं। बस इतनी सी बात है जनाब। अल्लादिता, ये ठीक है कि लोग पुलिस की वर्दी देखते ही खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म का थानेदार हूँ। मैंने आज तक किसी बेकसूर को बिलावजह डराने धमकाने की कोशिश नहीं की। वो तो जनाब आपसे थोड़ी देर बातचीत करके ही मुझे अंदाज़ा हो गया है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और अब तो और भी ज़रूरी हो गया है कि मैं आपको कुछ खिलाए पिलाए बगैर अपनी दुकान से नीचे कदम न रखने दूँ। मैं इसकी पुरखुलूस पेशकश को ठुकरा न सका। अल्लादिता ने मेरे लिए और मेरे टोकने पर कांस्टेबल हमीदुल्लाह के लिए एक जैसी तवाज़ो का बंदोबस्त कर दिया। उसने 2 प्यालों में कढ़ाई का नीम गर्म दूध भरा, इस पर मोटी तह वाली मलाई डाली, फिर एक पैकेट में बर्फ़ी की 2 डलियाँ सजाकर हमारी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर दूध और मिठाई से इंसाफ करने लगे। अल्लादिता दूध दही के अलावा अपनी दुकान पर बर्फ़ी भी फ़रोख्त करता था। इस चंद मिनट की गुफ्तगू में अल्लादिता ने मुझे सोच का एक नया ज़ाविया दिया था। इस केस में इस बात के इम्कानात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते थे कि आबो अपनी मर्जी और खुशी से नवाजा के साथ घर से भाग गई हो। अल्लादिता की दुकान से निकलने के बाद मैंने कांस्टेबल हमीदुल्लाह को मुबैना जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने के लिए वहीं छोड़ दिया और ख़ुद नवाजा के घर की जानिब बढ़ गया। हमीदुल्लाह एक सुस्तुल वजूद और हड हराम किस्म का पुलिस एहलकार था। मैं छोटी मोटी कार्रवाइयों में उसे अपने साथ रखता था और कदम कदम पर डांट डपट के जरिए इसमें एहसास ज़िम्मेदारी उजागर करने की कोशिश करता रहता था। मेरी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला और मुझ पर एक नज़र डालकर वो एकदम चौंक गई। ताहम अगले ही लम्हे उसने संभल कर पूछा, जी क्या बात है? वो भारी बदन की मालिक एक पस्ता कामत और गोरी चिट्टी औरत थी। आंखों पर उसने नज़र का चश्मा लगा रखा था। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देखते ही मेरी आमद का मकसद समझ गई थी। इसके बावजूद मैंने रस्मी कार्रवाई ज़रूरी समझी और अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। वो तो जनाब आप अपनी बातचीत और रोबदाब ही से लग रहे हैं, वो बेहद खौफजदा लहजे में बोली। मुझे लग रहा है कि आप मेरे बेटे नवाजा को ढूंढते हुए इधर आए हैं, है ना? वाह भाई, लगता है कि आप तो कोई नजूमन हो, मैंने हैरत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं नवाजा ही की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैं कोई नजूमन हूँ और न ही मुझे गैब का इल्म है, वो कदरे बेजारी से बोली। मैं नवाजा की माँ आसिया हूँ जनाब थानेदार साहब। सुबह से यहाँ जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि यह खबर आपके थाने तक भी पहुँची होगी कि मेरे नवाजा ने आबो को अगवा कर लिया है। तुम्हारा यह अंदाज़ा भी 100% दुरुस्त है आसिया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आज सुबह तुम्हारे बेटे के खिलाफ मेरे पास अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश के लिए इधर आया हूँ। रिपोर्ट आपदा की माँ ने दर्ज कराई होगी। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने उस बात में गर्दन हिलाई और इधर उधर देखने के बाद आसिया से पूछा, यहाँ गली में खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं, क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की जगह है? आप आ जाएं अंदर, वो मेरे लिए रास्ता छोड़ते हुए बोली। मैं घर में दाखिल हो गया।
आसिया की बेखौफी ने मुझे मुतासिर किया था, वरना पुलिस जिस दरवाजे पर दस्तक दे वहां के मकीनों में एक थरथल्ली सी मच जाती है। कोई लाख बेगुनाह और बेकसूर क्यों न हो, वो पुलिस की आमद से परेशान जरूर हो जाता है, जबकि आसिया पर ऐसा कोई तासुर नहीं हुआ था। इसका यही मतलब था कि वह आहनी आसाब की मालिक है और ये कि वो कभी ऐसे वैसे मामले में मुलविस नहीं रही जिसकी बिना पर इंसान को हर वक्त धड़का लगा रहता हो। मैंने आसिया की तकलीद में घर के सहन में पहुंच गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरले पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। एक बैठक नुमा कमरा आगे और एक इसी साइज का छोटा सा कमरा पीछे, बीच में एक लगभग कमरों की पैमाइशी का सहन। सहन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। आए जी बैठें, वो एक चारपाई की तरफ इशारा करते हुए बोली और जल्दी से मज़कूरा चारपाई पर एक चादर भी बिछा दी। मैं चारपाई पर बैठ गया, लेकिन आसिया मुतसब्सब खड़ी रही। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा और पूछा, आसिया क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? हाँ हाँ, वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी आप अंदर कमरे में आ जाएं। फिर उसने अंदरूनी कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। मैं एक लम्हे के लिए तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ। खाली घर में आसिया अकेली औरत थी और मुझे घर के पिछले कमरे में बैठने को कह रही थी। मुझे चौकन्ना तो रहना चाहिए था, ताहम अगले ही लम्हे मेरे दिल ने कहा कि आसिया की नीयत साफ और सोच सेहतमंद है, लिहाजा मुझे हिचकिचाने या डरने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल के साथ ही मैं आसिया के साथ कमरे के अंदर पहुंच गया, लेकिन ये पूछे बिना न रह सका, आसिया क्या बाहर सहन में बैठने में कोई कबाहत थी? कबाहत तो कोई नहीं जनाब, वो वजाहत करते हुए बोली। ये सब कुछ मैंने एहतियात के पेश नज़र किया है। कैसी एहतियात? मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। फरीदा के शर से महफूज रहने के लिए, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। जब आप मेरे घर में दाखिल हुए और मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो मैंने इस औरत को अपने दरवाजे की झिर्री से झांकते हुए देख लिया था। वो लम्हे भर के लिए थमी, एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, अगर हम सहन में बैठकर बात करते तो इस मनूस के कान दरमियानी दीवार से लगे रहते। इसकी ये गैर इखलाकी हरकत मुझे बेचैन रखती और मैं आपके साथ तसल्ली से बात नहीं कर सकती थी। बस इसी वजह से मैं आपको अंदर कमरे में ले आई हूँ। लगता है आप लोगों में अक्सर गर्मा गर्मी होती रहती है, मैंने चारपाई पर फैलकर बैठने के बाद कहा। वो तुम्हें और तुम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। कुछ ऐसी ही बात है जनाब, वो नागवारी से बोली। फिर जल्दी से कहा, आप आराम से बैठे जी, मैं आपके लिए इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आसिया बीबी। मैंने उसका जुमला नामुकम्मल होने से पहले ही हाथ उठाकर कहा, तुम मेरे सामने बैठो और मैं जो पूछूं इसका सच्चा और सीधा जवाब दो। तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत यही होगी कि तुम कानून के साथ भरपूर ताउन करो। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद वो सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। मैंने आइंदा 10 मिनट तक मुख्तलिफ सवालात करके आसिया से जो मालूमात हासिल की उसका खुलासा कुछ यूं बनता है। नवाज उर्फ नवाजा आबदा उर्फ आबो को पसंद करता था और इससे शादी की ख्वाहिश रखता था, लेकिन फरीदा ऐसा नहीं चाहती थी, जबकि आबो का रुझान भी नवाजा की तरफ था। नवाजा ने अपनी माँ को दिल का हाल सुनाया और उसका रिश्ता चलाने की बात की, लेकिन फरीदा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे से करेगी जो वजीराबाद में रहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फरीदा ने तो मुझे बताया है कि इसका कोई रिश्तेदार कहीं नहीं है। आसिया के खामोश होने पर मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, हकीकत तो यही है जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। बहन और भांजे का किरदार भी फर्जी है, सिर्फ मुझे इनकार करने के लिए। फरीदा अव्वल दर्जे की मक्कार और झूठी है। मुझे मुतमईन करने के लिए उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी बहन जुबैदा वजीराबाद में रहती है और जुबैदा का बेटा तुफैल छुरी चाकू बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है। किसी से सुन लिया होगा कि वजीराबाद छुरियाँ चाकू बनाने की वजह से काफ़ी मशहूर है। मैंने तो कभी इस झूठी की बहन को यहाँ आते जाते नहीं देखा और ना ही वो छुरियाँ चाकू बनाने वाला तुफैल कभी नज़र आया है। वजीराबाद भी गुजरानवाला की एक तहसील था जो दरियाए चनाब के किनारे वाक़ थी। वजीराबाद की सबसे मारूफ सनत और पहचान चाकू और छुरी साजी ही थी। इस ज़माने में ज़िला गुजरानवाला की 3 तहसीलें हुआ करती थीं। नंबर 1 गुजरानवाला, नंबर 2 हाफिजाबाद, नंबर 3 वजीराबाद। आजकल का मुझे पता नहीं कि इस ज़िले में कौन कौन सी जोग्राफियाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। फरीदा ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया
कि तुमने बाकायदा नवाजा के रिश्ते की बात चलाई थी। मैंने कहा, एक झूठा इंसान जितने भी झूठ बोल ले या कितने भी सच को छुपाने की कोशिश करे, क्या कह सकते हैं? वो बेजारी से बोली। मैंने कहा, आसिया, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन फरीदा की लड़की तो घर से गायब है और उसका दावा है कि तुम्हारे बेटे ही ने आबू को अगवा किया है। तुम इस सिलसिले में क्या कहती हो? थानेदार जी, वो गहरी संजीदगी से बोली, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि नवाजा ने आबू को अगवा नहीं किया, और ये कि वो कहाँ गायब है या आबू को पता होगा या इसकी माँ फरीदा को। तुमने बड़े वसूख से कहा कि नवाजा आबू के अगवा में मुलविस नहीं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस बात का ठोस सबूत भी मौजूद है? जी हाँ, ये है ठोस सबूत। वो अपनी आंखों को छूते हुए बड़े एतमाद से बोली, यह है जीता जागता सबूत थानेदार साहब। मैं कुछ समझा नहीं आसिया बीबी, मैंने मुतामिलाना लहजे में कहा। थोड़ी वजाहत करो कि तुम्हारी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया है जिसकी बिना पर तुम अपने बेटे को बेकसूर समझ रही हो? मेरी आंखों ने अपने बेटे को देखा है, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। एक दिन की छुट्टी गुजारने के बाद जब वो सोमवार की सुबह गुजरानवाला के लिए घर से निकलता है तो मैं दरवाजे में खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रहती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर एक भरपूर सांस खींची और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आप मेन बाजार से होते हुए मेरे घर आए हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं अपने दरवाजे में खड़ी होकर दूर दूर तक का मंजर देख सकती हूँ। यहाँ से मेन बाजार का भी एक हिस्सा नजर आता है। जब तक नवाजा मेन बाजार से निकलकर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, मैं दरवाजे में खड़ी होकर इसी पर आंखें लगाए रहती हूँ। आज सुबह भी यही हुआ और सारे वक्त में मुझे आबो कहीं नजर नहीं आई। अगर नवाजा ने आबो को अगवा किया होता तो ये वाकया मेरी निगाह से छुप नहीं सकता था। मैं अपने बेटे की बेगुनाही के सिलसिले में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। तो तुम्हारे ख्याल में नवाजा आज भी हस्बे मामूल गुजरानवाला ही गया है? मैंने सिलसिलाए सवालात को समेटते हुए पूछा। अपनी नौकरी पर? जी हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, उसने बाएतमाद लहजे में जवाब दिया। गुजरानवाला में वो कहाँ और क्या काम करता है? वहाँ जीटी रोड पर कपड़े की एक फैक्ट्री है, रास्को टेक्सटाइल मिल्स, उसने बताया। नवाजा इस फैक्ट्री में ताना मास्टर है जनाब। मैंने पूछा। वो 2 हफ्ते के बाद एक दिन के लिए तुम्हारे पास आता है। मैंने सुना है कि इसने फैक्ट्री के करीब ही किराए का एक क्वार्टर ले रखा है जहाँ बाकी के 13 दिन वो गुजारता है। इस क्वार्टर के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? गुजरानवाला रवाना होने से पहले नवाजा के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेना चाहता था ताकि वहां पहुंचकर मैं किसी कमी का एहसास और दुश्वारी का सामना न करूं। आसिया ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, फैक्ट्री से थोड़े फासले पर महल्ला कंगनीवाला है। कंगनीवाला में एक बेवा ने अपने मकान के सामने वाला हिस्सा इन्हें किराए पर दे रखा है और वो इन्हें। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सवाल कर दिया, क्या इस बेवा के क्वार्टर में नवाजा के साथ कोई और भी किराए पर रहता है? जी, एक और लड़का भी इस क्वार्टर में रहता है, उसने इस बात में जवाब दिया। इसका नाम हनीफ है और वो वजीराबाद ही का रहने वाला है। क्या हनीफ भी नवाजा के साथ रास्को टेक्सटाइल मिल ही में काम करता है? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। वो किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करता है। मुझे इस फैक्ट्री का नाम याद नहीं, लेकिन वो भी कपड़े ही की फैक्ट्री है और रास्को से ज़्यादा दूर नहीं। आसिया, कानून की मदद करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैंने खड़े होते हुए कहा। मेरी दुआ है और तुम भी यही दुआ करो कि तुम्हारा बेटा आबू की गुमशुदगी या अगवा में किसी भी हवाले से मुलविस ना पाया जाए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो अपनी बेटी की बेगुनाही का पक्का यकीन है थानेदार साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। आप भी तहकीक करके मेरे यकीन को आजमा लें। आसिया बीबी, जहाँ तुमने अपना ताउन किया है, जहाँ तुमने इतना ताउन किया है, वहाँ थोड़ी और तकलीफ दूंगा। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, खाना तलाशी ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा है। मैं ये नाखुशगवार फ़र्ज़ निभाने पर मजबूर हूँ। वो मेरी बात की तह तक पहुँचने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आप मेरे छोटे से घर के सैन में से गुजरकर इस कमरे तक पहुँचे हैं। आपने अच्छी तरह देख लिया होगा कि इन दोनों जगहों पर मैंने आबू को कहीं नहीं छुपा रखा। अब एक बैठक और बाकी बचती है। वो सांस संवार करने के लिए रुकी और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, आए मैं आपको बैठक भी खोलकर दिखा देती हूँ। आए मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। आइंदा रोज मैं कांस्टेबल हुसैन शाह के साथ गुजरानवाला जाते हुए आबू की गुमशुदगी के बारे में ही सोच रहा था।
गुमशुदगी के अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि अब तक की तफ्तीश और तहकीक की रोशनी में उसके अगवा के आसार नजर नहीं आए थे। इसके बाद क्या होने वाला था ये खुदा बेहतर जानता था। गुजरानवाला पहुंचकर नवाजा से मिलने के बाद क्या हालात खुलकर सामने आते हैं, इसके बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। मेरा जहन इन लम्हात में बैक वक्त 2-3 जावियों पर सोच रहा था। आसिया के घर की तलाशी तो बेसुध ही साबित हुई थी, लेकिन ये बात भी तय थी कि आबो कहीं गायब हो चुकी थी। बिलफर्ज मुहाल अगर नवाजा ने उसे अगवा नहीं किया था या वो अपनी मर्जी से नवाजा के साथ कहीं नहीं गई थी, तो फिर फरीदा ने खुद ही इसे कहीं छुपा दिया है ताकि इसके अगवा का इल्ज़ाम नवाजा पर डालकर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके। वैसे फरीदा भी मुझे कोई कम तेज तर्रार औरत नहीं लगी थी। इस आखिरी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं दरहकीकत नवाजा से मुलाकात के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता था। हम सुबह नाश्ते के फौरन बाद हाफजाबाद से निकल पड़े थे, लिहाजा ठीक 10 बजे हम थाना सदर गुजरानवाला में बैठे थे। मज़कूरा थाना शेखुपुरा मोड़ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ वाक़ था और इसी शेखुपुरा मोड़ को गुजरानवाला का छोटा लारी अड्डा भी कहा जाता है। ये मेन जीटी रोड पर था, जिस पर लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान लारियां और बसें और ट्रक वगैरह शबो रोज़ दौड़ते रहते थे। थाने से जुनूबी सिमत में 40 मील के फासले पर लाहौर वाक़ था और शुमाली जानिब 135 मील की दूरी पर रावलपिंडी था। इस जीटी रोड की एक खूबी यह भी है कि ये 5 में से 3 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाएं तो शहर की हदूद से बाहर निकलते ही दरियाए रावी से वास्ता पड़ता है। फिर वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब रवान तवां है और लाला मूसा और खारियां छावनी के बाद दरियाए जहलम आता है। इस ज़माने में थाना सदर के इंचार्ज इम्तियाज़ गोंदल साहब हुआ करते थे। कंगनीवाला और जीटी रोड का दूसरा इलाका थाना सदर की हुदूद में आता था। मैंने गोंदल साहब को अपने मसाइल के बारे में तफसील से बताया तो उन्होंने कहा, ये तो कोई बात ही नहीं है मलिक साहब, आप मेरे थाने की हुदूद में जिस भी किस्म की कार्रवाई करना चाहते हैं आपको मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। आपने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया है गोंदल साहब, मैंने तशक्कुराना अंदाज में कहा। क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब, वो जल्दी से बोला। आपको इस काम के लिए मेरे थाने से किसी नफरी शफरी की ज़रूरत हो तो वो भी बेधड़क ले सकते हैं जनाब। ये ख़तरनाक डाकुओं और डकैतियों की गिरफ्तारी का मामला तो है नहीं जो दर्जनों मुलाजिमों की ज़रूरत हो, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं समझता हूँ कि इस तफ्तीशी काम के लिए मेरे साथ आने वाला कांस्टेबल ही काफ़ी साबित होगा। जैसे आपकी मर्जी मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला। गोंदल साहब ने थोड़ी ही देर में हमारे लिए एक टांगे का बंदोबस्त कर दिया और एहतियातन अपने थाने का एक सिपाही भी हमारे साथ कर दिया ताकि किसी मरहले पर हमें कोई दुश्वारी महसूस ना हो। इस कांस्टेबल का नाम आफ्ताब था, जो राना कॉलोनी का रहने वाला था। राना कॉलोनी और कंगनीवाला एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। दोपहर से थोड़ी देर पहले हम टांगे में बैठकर थाना सदर से रास्को टेक्सटाइल मिल्स की जानिब रवाना हो गए। कांस्टेबल आफ्ताब एक सेहतमंद और हट्टा कट्टा पुलिस एहलकार था। दराज कामती पर घुंघराले बाल उसकी शख्सियत में बड़ा हुस्न और कशिश पैदा करते थे। इसने मुझे बताया कि रास्को मिल्स राना कॉलोनी और कंगनीवाला के वस्त में वाक़े है। इस वक्त हम जीटी रोड पर सफ़र कर रहे थे और हमारा रुख लाहौर की सिमत था। जीटी रोड की दोनों तरफ मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ और मिल्स वाक़े थीं और ये सिलसिला काफ़ी दूर तक चलता चला गया था। इसी सफ़र के दौरान में दाएं हाथ पर 1-2 सिनेमा हाउस भी नज़र आए। जब हम दूसरे सिनेमा के पास से गुजर रहे थे तो आफ्ताब ने बाएं जानिब इशारा करते हुए बताया, मलिक साहब, ये जो आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नज़र आ रही है ना, इसके अकब में दाना कॉलोनी है जहाँ मेरा घर है। मैंने अस्बात में गर्दन हिलाई और पूछा कि तुमने जिस इंडस्ट्रीज का नाम लिया है इसमें क्या चीज़ तैयार होती है? चीज़ नहीं, चीज़ें कहें जनाब, वो दोनों हाथ फैलाते हुए बोला। सैनिटरी का आला दर्जे का सामान, बाथरूम फिटिंग्स के अलावा पंखों का एक बहुत मारूफ ब्रांड भी यहाँ तैयार किया जाता है जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। गुजरानवाला की इंडस्ट्री में 2-3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 रेशमी और सूती हर किस्म का कपड़ा,
नंबर 2 बिजली की छोटी बड़ी हर नौयत की मोटरें। नंबर 3 पंखे, यानी यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्री सरे फहरिस्त है। हम पार्टी की इंडस्ट्री के पास से गुजर रहे थे कि आफताब ने कोचवान से कहा, चाचा मौलवी के खोखे के पास से टांगा अंदर ले लो। मौलवी का खोखा इस इलाके का एक मारूफ होटल था। किसी ज़माने में वो सिगरेट और चाय का एक मामूली सा खोखा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मौलवी साहब और इनके खोखे ने बड़ी तरक्की की थी। टांगे ने जीटी रोड को छोड़ा और दाएं जाने मौलवी के खोखे के पास से गुजरते हुए सीधा रास्को मिल्स पहुंच गया। इस मिल्स के सामने एक छोटा सा बाग भी बना हुआ था, जहां अमरूद और जामुन वगैरह के दरख्त कसरत से नजर आ रहे थे।